मेरा गाना है सरायनोडू फिल्म जो अल्लू अर्जुन जी की थी। पहला मेरा साउथ का गाना जो शुरू हुआ था वहाँ से। तो जब वो मुझे दिया गया था लिखने के लिए, तो एस थमन जो म्यूजिक कंपोज़र हैं, काफ़ी बड़े कंपोज़र हैं उधर के, और अल्लू अर्जुन के पिताजी ही उसके प्रोड्यूसर हैं, अरविंद, अच्छा। जिन्होंने गजनी और ये सब सारी फिल्में डायरेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस किया था। तो मुझे जब दिया गया लिखने के लिए, तो मैं हिंदी में ही लिख रहा था, सिर्फ इसलिए कि वो अगर बोलना है या रंगा रंगा साइकिल यक्की टिंगू रंगा वत्ते कोटे पेलिसिनाडू, तो अगर लिप्स अगर आप देख रहे हैं ना, तो लिखना आपके लिए बहुत आसान होगा। खाली अगर ऐसे देखेंगे और आप उधर बोल रहे हैं, तो ये रंगा रंगा साइकिल यक्की, ये आज बोलना मेरे लिए आसान लग रहा है, लेकिन जब आप पहली बार उतर रहे होंगे तो मुश्किल हो। तो मैं लिप्स देखता हूँ, हमने यहाँ बोली क्या, तो या रंगा रंगा साइकिल यक्की टिंगो रंगा, तो मैं वो पूरा साउंड के साथ ये शब्द लिखता हूँ। और जैसे नोटेशन नहीं लिखते हैं लोग कि भाई अब ऊपर देखेगा ही नहीं वायलिन प्लेयर, वो नीचे ही देख के बजाएंगे, लेकिन आपको आउटपुट वही मिलेगा जो है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, और लिखने के बाद में मैंने सरायनोडू लिखने में मुझे जितना टाइम 20-25 मिनट गया हो, और मैंने गाया था 45 मिनट में। वाह। फर्स्ट टाइम तेलुगु फिल्म का गाना पूरा कंप्लीट किया था 45 मिनट, 45 मिनट्स, और मज़ा आ गया था। मैं उस दिन, मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ विशेष काम किया हूँ जीवन का, जो मतलब हो ही नहीं सकता है मेरे से। हाँ, जो लगभग असंभव। एक बार मुझे ऑफर जब बन्नू आ गया था, तो उसके बाद कांचना 3, जो कांचना आती है टीवी पे, सब लोग देखते हैं, तो 3 के लिए जो वहाँ के एक्टर हैं लॉरेंस, वही उसके प्रोड्यूसर भी हैं। तो उनकी तरफ से कॉल आया, उन्होंने बोला कि सर आपको गाना ये करना था, टाइटल ट्रैक है। और वो मुझे उधर से इंग्लिश में बोल रही थी, और मेरा इंग्लिश में हाथ उस समय और तंग था। अब तो पता नहीं, हैबिट आ गई थोड़ी थोड़ी। तो क्योंकि गया था, मैं बोला ना कि हाई स्कूल टिकट मैंने सब ड्रॉप करके गया, सारे गिरा दिए थे। बाद में ये सारी चीज़ें भी हुआ, वो लाइफ की एक अलग कहानी है कि मैं 12th भी फिर किया, लेकिन 5 साल का ब्रेक लेके म्यूज़िक में पहले आया, और फिर मैंने वो एजुकेशन भी पूरा किया, 12th पास हुआ, एंड म्यूज़िक से मैंने वोकल से MA किया। तो जिसमें मुझे अच्छा बनना था वो बन गया मैं। देन ये पार्ट जो आता है कि मैंने बोला कि आप प्लीज़ किसी को हिंदी में बात करने के लिए मेरे से लगाइए। आपको जैसे तेलुगु और इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं आता है, मुझे अवधी और हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता है। और सॉरी अब मैं बोलते किसी को, तो उन्होंने किसी को लगाया, तो जो पर्सन आए वो भी, उनकी हिंदी भी तेलुगु ही थी। हाँ सर, आप ये गाना करना था, तो इसको कैसे करेंगे? तो मैंने बोला कि बहुत कठिन है, मतलब ये करना, एक काम करते हैं, रहने देते हैं, सोच के बताता हूँ। तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मैं उस गाने को छोड़ दिया था। मुझे लगा, और वो वही बुलाते हैं करने के लिए, आप चेन्नई आएंगे, चेन्नई, और यहाँ डबिंग होगी, शायद रहमान साहब भी वही बुलाते हैं। हाँ, अभी तो बहुत सुविधा हो गया कि आप गा के भी भेज देते हैं, या फिर जिनको भरोसा है जी एक दूसरे पे, नहीं तो आते हैं, मुंबई भी वो लोग आते रहते हैं, रिकॉर्ड पे जाते हैं। तो मैं फिर इनकार कर दिया था, वो गाना मैंने छोड़ दिया था सामने से, हिम्मत इकट्ठा नहीं हुआ, डर नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था गाने को जस्टिफाई नहीं कर हाँ, पाएंगे। मेरे अंदर की जब वो बात जाग जाएगी। तो ये मेरा पहला गाना सरायनोडू था, और वहाँ से फिर साउथ की जर्नी शुरू हुई। तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम मुझे लगता है कि सब कंपोज्ड है, हाँ, उस कंपोजिशन को समझना है कि अगर बांग्ला कोई बोल रहा है तो कि रे तुम्हें बुझते बच्ची, ये उनका ये कंपोजिशन सुनता हूँ मैं, अच्छा। ट्यून है वो। हाँ। अगर साउथ में चले गए तो उनका अपना एक टोन है, ये ना नारिंग बोर्ड इला। तो मेरा ना ये आउटपुट, अगर आपने साउंड पकड़ लिया तो आपके लिए बस खाली अब सब लिखना है। संस्कृत से ज़्यादा टफ क्या हो सकता है? सही बात है, जो सबकी जननी है, बिल्कुल, सभी लैंग्वेज की। हाँ जी। तो अगर उसे आप अगर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 2-4 महीने अपने घरों में सुनते सुनते आप बोलने लगते हैं, कई मंत्र आपको यूं ही याद है। बिल्कुल। तो बाकी लैंग्वेज तो मतलब लिटरली लगता है कि आप थोड़ा इंटरेस्ट दीजिए। तो फिर आप वो शब्द हिंदी में लिखते हैं?
आपने स्क्रिप्ट मैं हिंदी में लिखता हूँ। रोमन में अगर साउथ को लिख के दिया जाएगा तो और नहीं गा पाएंगे। तो पिछले कुछ सालों में, एक दशक में लगभग, एक शब्द बहुत प्रचलन में है, बहुत बात होती है उस पर, नेपोटिज्म। अक्सर अब तो लोग खुल के बात करते हैं, बहुत सारे स्टार्स भी इस बात पे खुल के आते हैं, न्यूज़पेपर्स या आर्टिकल्स या फिर टीवी चैनल्स पर बात होती है। नेपोटिज्म बॉलीवुड में है, ऐसा लोग मानते हैं। एक पक्ष है जो मानता है, एक पक्ष नहीं मानता। फिर ये लोग, कुछ लोग कहते हैं कि अभिनय वाली इंडस्ट्री में, एक्टिंग फील्ड में नेपोटिज्म है। क्या म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी नेपोटिज्म है, या कभी आपको देखने को मिला, कभी सामना हुआ आपका? जैसे जब लोग बोलना शुरू किए और इस पर इतनी चर्चा करने लगे तो मुझे लगा कि ऐसा है क्या। तब मुझे ऐसा लगा कि ऐसा है क्या, खुद से ही पूछ रहा था मैं। क्योंकि जब हम यहाँ से गए थे, एक विलेज का बच्चा निकलता है छोटे छोटे शहरों को अटेंड करते हुए, मुंबई पहुँचता है और ज़ीरो है वो बच्चा, जो कुछ नहीं मालूम है, वहाँ उसका कोई सपोर्ट नहीं है, एक लाइफ बहुत अजीब सी चल रही होती है। तो मुझे ऐसा फील आया कि ये ऐसा अचानक इसकी हवा कैसे उठी है। क्योंकि आता तो मैं भी एकदम बिल्कुल ऐसी जगह से जहाँ से किसी का नाता भी नहीं है, सपना नहीं, सपना तो फिर भी देखा जाता है, कल्पना के परे चीज़ों पे मैं आया हूँ जो मेरी कल्पना में भी नहीं हुआ करता था। मैं कभी, मेरी इस तरह की ख्वाहिश नहीं थी कि मैं इंडस्ट्री में जाऊँगा, मैं प्लेबैक सिंगर बनूंगा, ये सब नहीं था मेरे अंदर। मुझे लगता था बड़ा स्टेज मिलेगा और मैं परफॉर्म करूँगा, मुझे डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहनना है। क्योंकि उस वक्त मैं माइकल जैक्सन, इन लोगों को देखता था। और एक मूवी देखी थी जो जब हमारे घर में वीसीआर और ये सब हुआ करता था, तो वो मेरे घर में नहीं था जी, मेरे मामा जी के घर में था। तो गोरखपुर में। हाँ, पूरी बात ये बदल जाएगी कि जब लोअर मिडिल क्लास से हैं तो वीसीआर आया कहाँ से आपके। सो हम रजाई उड़ के एकदम लेटे हुए थे और वो फिल्म चल रही थी याराना, अमिताभ बच्चन हाँ जी की। जी। तो वो स्ट्रगल जो उनका उस फिल्म में दिख रहा था, मेरे दिमाग में वो आर्टिस्ट बसा हुआ था कि काश मेरा भी कोई दोस्त होता, अमजद खान टाइप का, जो शहर से आता और अमिताभ बच्चन मैं होता, सिंगर जो गांव में गा रहा है और वो लेके जाता। और वो जब बाहर निकलते हैं तो उनको एक स्टेज मिलता है जिसमें वो जैकेट में सारी लाइट्स लगे हुए हैं कि वो जब गा रहा है सारा जमाना हसीनों का, वो एक चल रहा है म्यूजिक। देन छू कर मेरे मन को एक डिसेंसी वाला भी आता है कि ऐसा ये कपड़े पहनने हैं। वहाँ ना कहीं मेरे मन में वो बस गया था कि मुझे ऐसा आर्टिस्ट बनना है। वो फिल्म के लिए गाएगा कि नहीं, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो नहीं जाते हैं गाने के लिए, वो शहर जाते हैं और बड़ा आर्टिस्ट बनते हैं। तो मेरे अंदर वही थॉट था। बट ये सारी चीज़ें जब घूम करके आई तो मुझे यही लगने लगा कि शायद ये प्रारब्ध है। मैं प्रारब्ध मानता हूँ। बहुत सारी चीज़ें, लिखी हुई फीलिंग्स मुझे इतनी नहीं आती है जितनी फीलिंग्स मुझे समझने में आती है। जिस दिन आपका नेत्र खुले अंदर का ना किसी चीज़ के लिए, वो दिन सही दिन है और वही बात सही बात है। और वो रिसर्च आपका ले आता है। बहुत बड़ा मंत्र दे दिया आपने हमें। हाँ, तो बहुत सारी लिखी लिखाई बातें, कही कहाई बातें, सारी बातें सत्य हो ये ज़रूरी नहीं है, गढ़ंत भी हो सकती हैं, क्योंकि सोसाइटी समाज को गठित रखने के लिए किया जाता है। तो आपने नेपोटिज्म, मेरा नेपोटिज्म के हिसाब से मैं यही बोलना चाहूँगा, इतनी देर में वही बात चल रही थी कि मैं नेपोटिज्म को इसलिए नहीं मानता हूँ कि उस इंडस्ट्री ने मुझे भी तो ब्रेक दिया है। बिल्कुल। और मुझे किसी से पूछने नहीं जाना है, क्योंकि उसका उस सवाल का जवाब ही मैं हूँ। मुझे क्यों ब्रेक दिया गया, मुझे क्यों गवाया गया, कहीं से कोई किसी का सोर्स लेके तो गया नहीं था। और सोर्स, आर्ट में सोर्स नहीं चलता है। बिल्कुल। तो आप में दम है ना, हाँ ये है कि आने में टाइम लग सकता है, क्योंकि वही तो है आपकी जर्नी, वही है प्रोसेस। और वो चीज़ें ही आपको निखारती हैं और फिर आपका बनता है एक टेक्सचर। वो रियाज से टेक्सचर नहीं आता है, टेक्सचर आपकी जर्नी लेके आती है। बिल्कुल। चाहे आपके आर्ट में हो, चाहे आपके आर्ट फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे आपके गाने बजाने में हो, म्यूजिक हो, हर चीज़ में। तो वो टेक्सचर तभी आता है कि जब आप रगड़ते हैं। रॉकस्टार फिल्म जो इम्तियाज़ जी की है जी, उसका यही कहना है, दर्द आपको होना चाहिए। अच्छा, दर्द मेरे हिसाब से फिर मुझे लगता है कि दर्द का नाम दर्द ही है। शक्लें आप देख लीजिए, कौन सी शक्ल से आपको दर्द ज़्यादा मिल रहा है, बट हो तो दर्द ही रहा है। फादर के भी हमारे किसी प्रॉब्लम की वजह से हमें आंसू ही आते हैं,
आपके प्रेमिका के भी किसी दर्द की वजह से आंसू ही आते हैं। मैं इस तरफ आने ही वाला था। माता पिता के भी दर्द, आपके मित्रों के भी पेन से आंसू ही आते हैं। तो दर्द है यार, तो वो दर्द होना बहुत ज़रूरी है। तो वो दर्द ही आपकी पर्सनालिटी की। अब आपकी लाइफ की बात हो, आपकी जर्नी की बात हो और आपके जीवन साथी की बात ना हो, ये तो फिर बात अधूरी सी रह जाएगी। कहाँ मिले आप भाभी जी से? हमारी जर्नी भी बहुत एक लंबी स्टोरी है, बट शॉर्टकट ये है कि हम इन चीज़ों को, हमारी मुलाकात यहीं से हुई और देवरिया से है वो, अच्छा। और मैं गोरखपुर और इन सब जगहों पे अपना स्ट्रगल कर ही रहा था। शुरुआती दिनों में। हाँ, तो हमारी यहाँ थिएटर प्ले के दौरान हमारी मुलाकात हुई, और जैसे मिले हम लोग ये तुरंत स्वीकार कर लिए कि यही सच है। और ये जर्नी यहाँ से शुरू हुई है, जो फिर मुंबई तक हम लोग बहुत प्लान के साथ गए, क्योंकि आर्टिस्ट ही बनना था हमें। बाकी हमारी अपने फ्यूचर को सही करने के लिए पहले हमने वर्तमान पे ध्यान दिया। इतना ज़्यादा जो पॉजेसिव होकर के चीज़ों को नहीं आगे ले गए, और परिवार से मिला दिए यहीं पे। जब हमारी मुलाकात थोड़े दिनों में ही सभी लोग एक दूसरे को जानने लगे, और बहुत तरीके से इन चीज़ों को हमने मेंटेन किया, क्योंकि हम यूपी से बिलोंग करते हैं। और मुझे लगता है स्टेट कोई भी हो, सॉरी, जहाँ पे कल्चर है जिस परिवार में, वो कल्चर हमें उस कल्चर का इज्जत करते हुए अपनी बेबाकियत को निकालिए आप। तो आप कृष्ण भी प्रेम करते थे, लेकिन कृष्ण सारी प्रेम को करते हुए आज आदर्श बने हुए हैं ना। वो कैरेक्टर बहुत बड़े कैरेक्टर हैं। तो हमारे भी प्रेम को अपने वो मान सम्मान के साथ वहाँ तक पहुँचाइए, और एक सही सिरा आने पे सभी लोग आपको थाम लेंगे। तो आपके बनने में, आपके संघर्ष में और आपकी सफलता में भाभी जी का भी पूरा सहयोग? 100%, मतलब ये पूछने की तो ज़रूरत ही नहीं है। मुझे लगता है सबका ही योगदान है। और इसमें जैसे माता जी का, पिताजी का तो है ही, नाना जी का विशेष, आपके मित्र का, द्विवेदी जी का है ही, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन भाभी जी का भी उनका भी योगदान है कि हम योगदान लोग है। बाहर रहे, हम लोग अपनी मुंबई में रहते हुए अपने संघर्ष के दिन अच्छे बुरे दिन भी साथ में। तो सबसे बुरा दिन तो हमने एक साथ काटा है, उसमें तो कोई नहीं था। बुरा दिन मतलब बुरा दिन, इतने बुरे दिन काटे हैं कि कैसे बुरे दिन? जैसे कि स्टोव पे हम खाना बनाते थे। स्टोव, मिट्टी के तेल वाले स्टोव। मिट्टी के तेल वाला, और मैं मिट्टी का तेल एक डब्बा खरीदा था जो जिसमें लेके आता था, और ये कोई सदियों पुरानी बात नहीं है, 2007। तो ये सारी चीज़ें हम, और हमारे पास एक कुकर नहीं खरीदा था, क्योंकि कुकर का भी पैसा नहीं था। हम घर के वो बच्चे नहीं थे जो गए हुए हैं और कोई पैसा भेज रहा है। कुआं खोदो, पानी निकालो, प्यास बुझाओ। तो कुआं खोदना ही बहुत कठिन काम है, आज पानी तो बहुत बात ज्ञात हो गई। इस तरह से हम एक छोटा, हमारे पास एक पतीली स्टील का ख़रीदा हुआ था, 2 पतीलियाँ लिए थे, 2 ढक्कन थे, उसी में दाल बनाते थे। दाल निकाल करके उसमें सब्ज़ी उसमें बनती थी, फिर राइस बनाते थे। इस तरह से बड़े वो हमारे भारी दिन थे, लेकिन आज हमें स्ट्रेंथ देते हैं। इस बात से हमको दुख नहीं होता है। मतलब आप उसे स्ट्रगल नहीं, जर्नी समझते हैं। हाँ, और उसमें भी हमने मज़े लिए हैं। भूख लगी रहती थी, जैसे बनता था ऐसा लगता था अरे यार घर वाला महक आ गया है खाने में। तो जब खाते थे तो दबा के, मतलब खा आके ख़त्म। तो ये एक छोटा पार्ट है उस दुख का, और ये दुख नहीं है, प्रोसेस है। तो इससे गुजरते हुए चटाई पे गद्दे डाल के सोना, और हर चीज़ों की इतना अभाव कि वही हमारी लाइफ में सबसे बड़ा प्रभाव बन के आया अपने काम को लेके, कि करना है। और फिर आपको ज़मीन पर भी रहने का जो एक सबक मिलता है, वहीं से मिलता है। हाँ, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि अपने स्ट्रगल से निकलते तो हैं, लेकिन उसको अपना अनुभव बता के लोगों को डेयरिंग बताते हैं। हेलो यार, तुम सिखाओगे मुझे, हम लोग कहाँ से आए हैं। ये नहीं अनुभव। आप जहाँ से आए हैं वहाँ फिर किसी और को ना देखें। वो उस पड़ाव से कोई गुजर रहा हो, तो कोई भी गैर ही आदमी क्यों ना हो, कहीं का भी हो, आप ज़रूर उसे, ये आपके कल्चर में आ जाएगा कि आप उसे सही मार्ग देके जाएंगे। बातों बातों में ही बता देंगे, करे ये ऐसे नहीं, ऐसे कर।
क्योंकि मेरा बहुत टाइम गला है इसमें, मैं किसी और का कैसे गलने दूँ यार। अगर इंसान में मानवता है सही बात है। तो मैं चाहूँगा कि इसको जल्दी से इसका काम का रास्ता मिल जाए। एक रूट तो साफ करके जाऊँ, अभी तो पता नहीं कितने रूट से उसको जाना है। तो वो मैं हमेशा मेरे अंदर बैठा हुआ है। और ये भी ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ कि ये सद्बुद्धि तुमने बना के रखी हुई है, क्योंकि अगर तुम नहीं चाहते तो ये नहीं कर सकता था।